हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई और उससे संबंधित उसके कार्य को देखेंगे। आइए जानते हैं आरबीआई की स्थापना कैसे हुई और वो कैसे काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, किंतु 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो देखते हैं आरबीआई के बारे में। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ने 1926 में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की थी, ताकि सरकार से मुद्रा और ऋण का नियंत्रण अलग किया जा सके और पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि किया जा सके। इसलिए आरबीआई की स्थापना की गई। आइए देखते हैं आरबीआई के कार्य। इसके मुख्यतः 8 भागों में हम बांट के देखेंगे। इसमें पहला है मौद्रिक प्राधिकारी, मॉनेटरी अथॉरिटी। दूसरा है मुद्रा जारी करता, इश्यूअर ऑफ करेंसी। थर्ड है सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक। फोर्थ है बैंकों का बैंकर। फिफ्थ है बैंकिंग प्रणाली का विनियामक। सिक्स्थ काम है इसका विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। फिर है भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियामक और पर्यवेक्षण। आठवां है विकासात्मक कार्य। इस सब कार्यों का विस्तार से आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं मौद्रिक प्राधिकारी के बारे में। भारत में मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन आरबीआई द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और प्रयोग के विनियमन के लिए बनाई जाती है। आइए जानते हैं इसका उद्देश्य। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल स्थिरता बनाए रखना, अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों का पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना ताकि आर्थिक विकास में सहायता की जा सके। साथ ही वित्तीय स्थिरता, सतत एवं समावेशी विकास करना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। मौद्रिक नीति के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संकुचनकारी मौद्रिक नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या, वित्त प्रणाली में वित्त की मात्रा को घटाने के उद्देश्य से ये मौद्रिक नीति बनाई जाती है, इस प्रकार की। दूसरा है प्रसारकारी मौद्रिक नीति, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या, प्रचलित वित्त प्रणाली में वित्त की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किया था। और देखिए, दोनों को एक जगह पढ़ते हैं तो सीआरआर और एसएलआर को जब कम करते हैं तो वो हो गया प्रसारकारी मौद्रिक नीति। वहीं जब सीआरआर और एसएलआर बढ़ाते हैं तो वो संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहलाता है। इसमें क्या होता है, रेपो रेट को कम किया जाता है और प्रसारकारी मौनी में रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। अब आते हैं थर्ड है सस्ती मौद्रिक नीति, चिप मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या था, ब्याज की दर को कम कर दिया जाता है, जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर एवं बैंक दर को कम कर दिया जाता है। फोर्थ है महंगी मौद्रिक नीति, डियर मॉनेटरी पॉलिसी। ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाता है, जिसके अंदर सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि को बढ़ा दिया जाता है। ओके, आते हैं जानते हैं मौद्रिक उपकरण। 2 तरह का बांटते हैं, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा गुणात्मक उपकरण क्वालिटेटिव टूल्स। आइए जानते हैं मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, खुली बाजार की क्रियाएं, MSFR, LAF, ये सब मात्रात्मक उपकरण में शामिल है। साथ ही गुणात्मक उपकरण में शामिल है सीमांत आवश्यकता, MR, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, आनुषंगिक आवश्यकता, CR, कोलेटरल रिक्वायरमेंट, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। फिर है विधेयक ब्याज दर योजना, DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर है नैतिक दबाव, मोरल सुएसन। ये मौद्रिक उपकरण के मतलब सभी उपकरण जो हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो सबके बारे में आज हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के पहले इकोनॉमिक
में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पर चर्चा कर चुके। आज हम सिर्फ MSFR और LAF पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं तरलता समायोजन सुविधा क्या है। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सरकारी प्रतिभूतियां का कोलेटरल के रूप में प्रयोग करते हुए रेपो चल निधि बढ़ाना तथा रिवर्स रेपो तरलता काम करना, नीलामी के माध्यम से दैनिक रूप से तरलता बढ़ाना या कम करना LAF कहलाता है। मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तरलता समायोजन सुविधा। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं क्या है MSLR। MSFR क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अतिरिक्त ऋण सुविधा दर। बैंकों के संरक्षण के लिए 3 मई 2011 को RBI ने LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के पूरक के रूप में MSFR शुरू करने की घोषणा की थी। RBI ने बैंकों को अतिरिक्त रेपो ऋण लेने की सुविधा दे दी और इसके लिए जो ब्याज दर तय किया उसे MSFR कहा जाता है। MSFR के फुल फॉर्म एक बार और जान लीजिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। हिंदी में जानिए अतिरिक्त ऋण सुविधा दर। आइए आगे जानते हैं इसका दूसरा कार्य क्या। मुद्रा जारी करता, इशूअर ऑफ करेंसी। भारत में नोट जारी करना का एकमात्र प्राधिकारी RBI है। 1 रुपया मूल्य तक की मुद्रा वित्त मंत्रालय जारी करता है। आइए जानते हैं मुद्रा के प्रकार। समाज में मुद्रा की स्वीकृति के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है। एक होता है विधिक मुद्रा, एक होता है भरोसा आधारित मुद्रा। विधिक मुद्रा को इंग्लिश में फिएट मनी कहते हैं। इसे कानून के प्रावधान द्वारा जिस मुद्रा को स्वीकार करना बाध्यकारी बना दिया जाता है उसे फिएट मनी कहते हैं। भरोसा आधारित मुद्रा फिड्यूशियरी मनी। इसके अंतर्गत समाज में जिस मुद्रा की स्वीकृति मुद्रा प्राधिकारी में विश्वास एवं भरोसे के कारण होता है उसे भरोसा आधारित मुद्रा कहते हैं। आगे जानते हैं दूसरा, मुद्रा के अंकित मूल्य एवं पदार्थ मूल्य के आपसी संबंध के आधार पर। एक होता है पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी। दूसरा होता है सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। पूर्णकाय मुद्रा होता है जिस मुद्रा का पदार्थ मूल्य या अंतर्निहित मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर हो तो उसे पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं, जैसे पुराने जमाने में धातु के सिक्के। ओके फ्रेंड, जानते हैं सांकेतिक मुद्रा क्या होता है। टोकन करेंसी जिस मुद्रा का पदार्थ मूल्य उसके अंकित मूल्य की तुलना में संकेत मात्र हो अर्थात नगण्य हो उसे कहते हैं हम लोग टोकन करेंसी। अगर हम देखें इतिहास में तो कुवलई खान चीन का जो था वो आंशिक सफल हुआ था टोकन करेंसी चलाने में। फिर हमारे मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक भारत में टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा का चलन करवाया था, पर वो अपने योजना में असफल रहा था। ओके फ्रेंड, आगे जानते हैं थर्ड कार्य, सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक। केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में RBI उसके खाते का रखरखाव करता है। इन खातों में धन प्राप्त करता है, इन खातों से भुगतान करता है और सरकारी नीतियों के अंतरण को सुविधाजनक बनाता है। रिजर्व बैंक उन राज्यों सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है जिन्होंने इस हेतु रिजर्व बैंक से करार किया है। साथ ही खाता प्रबंधक के अंतर में अंतर्राष्ट्रीय खाता तथा घरेलू खाता दोनों शामिल हैं। आगे है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार विकसित करना ताकि सरकार यथोचित लागत पर ऋण जुटा सके। आगे ऋण की मात्रा, अवधि एवं स्वरूप का निर्धारण करना। ये सब कार्य RBI करता है सरकारी के बैंकर के रूप में। आइए जानते हैं चौथा कार्य, बैंकों का बैंकर। सुचारू, त्वरित और बेरोकटोक समाशोधन तथा अंतर बैंक दायित्वों को निपटान को सुसाध्य बनाना, ये RBI का कार्य है। RBI फिर आगे देखते हैं बैंकों के लिए निधि यंत्रण का एक सक्षम साधन उपलब्ध कराना, ये भी RBI का ही कार्य है। अंतिम उधारदाता की भूमिका अदा करता है RBI। बैंकों के लिए निधि का अंतरम
एवं सक्षम साधन उपलब्ध कराता है। रिजर्व बैंक द्वारा देश के बैंकों को वैसे उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिस प्रकार की सुविधाएं बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। तो फ्रेंड, आगे जानते हैं बैंकिंग प्रणाली का नियामक के रूप में आरबीआई कैसे कार्य करता है। रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम के रूप में कैसे आरबीआई वर्क करता है। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित करना, ये भी आरबीआई का कार्य है। आगे साथ ही यह वित्तीय प्रणाली में सुदृढ़ता और जनता के विश्वास को भी बरकरार रखता है। बैंकिंग प्रणाली के नियामक के रूप में ये रिजर्व बैंक वित्तीय नियामक के रूप में भी काम करता है, जैसे लाइसेंस देना, पूंजी संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण करना, बैंक की सोच क्षमता और तुरंतता सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण विनियमन का निर्धारण करना। आगे अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। नए विनियमन भी शुरुआत किया था, बैंकों के लिए नया रूल रेगुलेशन भी वो लागू करता है। इस बैंकिंग प्रणाली का नियामक के रूप में रेगुलेशन के रूप में भी ये काम करता है। आते हैं जानते हैं विदेशी मुद्रा का प्रबंधक के रूप में कैसे आरबीआई काम करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, मैनेजर ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी क्षेत्र से संबंध लेने देने का नियमन और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के विकास में सहायता। साथ ही देश में स्थित विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार की सहजता और व्यवस्थित सक्रियता सुनिश्चित करना, ये आरबीआई का ही मुख्य कार्य है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन, ये भी आरबीआई करता है। ये जानते हैं आरबीआई का सातवां कार्य, जो कार्य हम लोग खुद से बांटे हैं। भुगतान और निपटान प्रणालियों का नियामक और पर्यवेक्षक, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम। जानते हैं डिटेल में। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में रिजर्व बैंक को देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमन और पर्यवेक्षण सहित व्यापार अधिकार दिए गए हैं। ओके फ्रेंड, अर्थव्यवस्था में यह ध्यान देने योग्य बात है कि समग्र आर्थिक दक्षता को बढ़ाने में भुगतान और निपटान प्रणालियों की अहम भूमिका रहती है। इनमें वह सभी व्यवस्था शामिल है जिसका प्रयोग हम व्यवस्थित रूप से धन अंतरण में करते हैं, अर्थात मुद्रा, कागजी लिखतें जैसे चेक और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विधियां तथा अन्य लिखतों जैसे प्रीपेड सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आधारित पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ऑनलाइन लेन देन के रूप में किए जा सकते हैं। ये सब कार्य भुगतान और निपटान प्रणालियों से संबंधित कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं आरबीआई कैसे विकासकारी भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादनकारी क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश के वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की दृष्टि से संस्थाओं की स्थापना करना, वित्तीय सेवाओं की सुगमतापूर्वक प्राप्ति को बढ़ाना तथा वित्तीय शिक्षा साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के विकास के अनुरूप नई संस्थाओं की स्थापना की है, जो निम्न है। निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम 1962, जिसके माध्यम से बैंक के जमाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना एवं छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों को प्रदत्त ऋण सुविधाओं की गारंटी दी जाती है। दूसरा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1964, यह देश का सबसे पहला म्यूचुअल फंड था। थर्ड है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, यह उद्योग जगत के लिए एक विकासकारी वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। फोर्थ है राष्ट्रीय आवास बैंक, जो आवास वित्त के संवर्धन एवं विनियामक से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है। फोर्थ है भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम 1994, जो कि एक प्राथमिक व्यापारी है। आइए जानते हैं विकासकारी भूमिका के रूप में आरबीआई कौन कौन सा साधन प्रयोग करता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों को उधार देने हेतु निर्दिष्ट ऋण। दूसरा अग्रणी बैंक योजना। थर्ड है क्षेत्र विशेष पुनर्वित्त। फोर्थ है छोटे स्थानीय बैंकों को सुदृढ़ करना और समर्थन देना। फिफ्थ है वित्तीय समावेशन। आइए एक पाएगा फ्लो डायग्राम के द्वारा इसके कार्य को समझते हैं। देखिए बीच में आरबीआई है, मॉनेटरी मैनेजर, फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, करेंसी मैनेजर,
पेमेंट सिस्टम, बैंकर्स टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI। देखिए इसे आप हिंदी में भी दे सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जो हिंदी में यहाँ पे शो कर रहे हैं। आगे आइए जानते हैं रिजर्व बैंक का नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर ऑफ RBI। ये चार्टर में क्या शामिल है, इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये सिटीजन चार्टर क्यों लाया RBI। बैंकों के द्वारा त्वरित कार्यवाही किया जा सके, कार्य किया जा सकता है, जैसे नकदी जमा हुआ, पैसा निकालना, चेक बुक आदि का कार्य जल्द से जल्द किया जा सके। इससे संबंधित RBI ने एक घोषणा पत्र लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत बैंकों को ग्राहकों से धन जमा कराने या धन देने का काम मात्र 15 मिनट में करना होगा। चेकबुक की मांग करने पर 20 मिनट के भीतर इसे देना होगा। बैंकों को 1 घंटे के भीतर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना होगा। विदेश में बीमा पॉलिसी खरीदने के आवेदन पर 7 दिनों के भीतर निर्णय करना होगा। राज्य व केंद्रीय सरकारी बैंक के लाइसेंस के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बैंक शाखा को बंद करने या कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय 15 दिनों के भीतर ही बैंक को करना होगा। ये सब जो प्रमुख बिंदु होते हैं उसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सिटीजन चार्टर ऑफ RBI के अंतर्गत और भी कई बिंदु हैं जिसे हम यहाँ पे कि आप RBI के साइट पे जाके इसे डिटेल में देख सकते हैं। आइए जानते हैं बैंक ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक का 5 सूत्री चार्टर, 5 पॉइंट्स RBI चार्टर फॉर बैंक कस्टमर। इसमें है निष्पक्ष बर्ताव का अधिकार। निष्पक्ष बर्ताव का अधिकार के अंतर्गत बैंक लिंग, आयु, धर्म, जाति और शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। हालांकि ग्राहकों को बैंक अलग अलग ब्याज दर या उत्पाद पेश कर सकता है। बैंक आगे दूसरा जानते हैं निष्पक्ष और ईमानदारी डील का अधिकार। निष्पक्ष और ईमानदारी डील का अधिकार में क्या, एक पारदर्शिता बढ़ाने का, अर्थात भाषा और दस्तावेज के मामले में बैंक में जो होता है ना, पारदर्शिता और ज़्यादा बढ़ाना, जिससे हम अपना जो बैंक का डिपॉजिट हुआ है या इंश्योरेंस हुआ, कुछ भी बैंक संबंधित कार्य के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम स्पष्ट जान सकें। इसका अधिकार थर्ड, क्या चीज़ें सही हैं, इससे जुड़ा अधिकार। हमें यह भी अधिकार है कि मतलब यह भी अधिकार है कि हम अपने बारे में, अपने पॉलिसी के बारे में, अपने डिपॉजिट के बारे में, अपने बैंक से संबंधित कार्यों के बारे में जान सकें। फोर्थ, निजता का अधिकार। बैंक किसी ग्राहक की निजी जानकारी को टेली मार्केटिंग कंपनी को नहीं दे सकता है, उस पर पाबंदी है। निजता का अधिकार के अंतर्गत जैसे हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, फ़ोन नंबर, अपना निजी जानकारी जो बैंक को सौंपते हैं, बैंक उसका मार्केटिंग नहीं कर सकता, उसे किसी और कार्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए चार्टर के अंतर्गत इसे भी शामिल किया गया। फिफ्थ है शिकायतों के निपटारे एवं मुआवजे का अधिकार, मुआवजे देने का। यदि बैंक बुनियादी नियमों के पालन में असफल रहता है तो शिकायतों के निपटारे का अधिकार ग्राहकों को मदद करे। इस वजह से ये दिया गया। ओके फ्रेंड, RBI से संबंधित और भी जानकारी जानने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।